दुनिया में इंसान सालों से धर्म जाति के नाम पर एक दूसरे की बुंड काटता आ रहा है, पर इन लड़ाइयों से भी एक बड़ी लड़ाई है, ज़मीन की लड़ाई। क्या आपको पता है कि दुनिया के नक्शे पे इतना सारा पानी आया कहाँ से? दरअसल ये पानी नहीं है, ये नमकीन पानी है। इतिहास में अंग्रेज़ों ने दुनिया भर में घूम घूम के दुनिया के नक्शे पे जो मूत्र विसर्जन किया है उसको अब समेटना मुश्किल ही नहीं है, संभव हो चुका है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? ज़मीन के ऊपर लड़ाई का इंडिया पाकिस्तान का कश्मीर इशू एक जीता जाता एग्जाम्पल है, और ऐसा ही कुछ देखने मिलता है फ़िलिस्तीन और इसराइल के बीच हुए हाल ही कन्फ्लिक्ट में। भले ही कन्फ्लिक्ट हाल ही में हुआ हो, पर इसराइल फ़िलिस्तीन के बीच लड़ाई कई दशकों पुरानी है। तो क्या इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना आसान है? बहुत आसान है, सब आसान है। नहीं तो जानेंगे इसराइल फ़िलिस्तीन के पीछे की लड़ाई का इतिहास एक मज़ेदार अंदाज में आज के इस वीडियो में। इसराइल फ़िलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जूइश या यहूदी लोग कौन होते हैं। इनका धर्म इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की बीच की किसी स्पीशीज टाइप का है। पिछले कई सौ सालों से क्रिश्चियंस और जूइश के बीच में उतना ही प्यार है जितना हमारे देश में हिंदू मुस्लिम के बीच में है। यूनिटी। इसी यूनिटी के चलते हिटलर ने हज़ारों जूइश की तरीके से मार रखी थी। उसने कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए थे जिसमें जूइश लोगों को सिर्फ खून के बेसिस पर गुलाम रखा जाता था। साथ ही उसने कुछ ऐसे कमरे भी कंस्ट्रक्ट करवाए थे जिसमें कुछ जूइश लोगों को रखा जाता था और उनके अंदर जहरीली गैस डाल के उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था। साथ ही क्रिश्चियंस भी ये मानते थे कि जूइश लोगों ने ही जीसस क्राइस्ट को सूली पे लटकाया था, जिसकी वजह से क्रूसेड भी हुआ और क्रिश्चियंस ने हज़ारों जूइश को मार डाला। इसके बाद भी क्रिश्चियंस आने वाले कई दशकों तक अपने बच्चों को सिखाया करते थे कि जूइश लोग बच्चों का खून पिया करते हैं, इसलिए उनसे दूर रहो। जूइश लोगों को पूरी दुनिया में एक विलन की तरह देखा जाता था और उन्हें हर जगह से मार के भगाया जाता था, जबकि उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं था, सिर्फ खून के बेसिस पे। इसी वजह से 1800 में जूइश लोगों ने सोचा कि हम अपनी एक सेपरेट कंट्री बनाते हैं, नहीं तो हम जिस भी कंट्री में रहेंगे ये क्रिश्चियंस हमें गुलाम बना के रखेंगे और जीने नहीं देंगे। इसलिए 1881 में दुनिया भर के जूइश एक लार्ज स्केल मूवमेंट करते हैं और सब पैलेस्टीन में जाके बस जाते हैं। जब पैलेस्टीन के ओरिजिनल रेसिडेंट्स उनसे पूछते हैं कि भाई कहाँ से आए और यहीं पे क्यों आए, तो सभी जूइश बोलते हैं मेरी मर्जी। पैलेस्टीनियंस इन सभी जूइश को अपने साथ रहने देते हैं क्योंकि पैलेस्टाइन में उस वक्त जनसंख्या के मुकाबले ज़मीन बहुत ज़्यादा थी और वो भी बंजर, तो इसके लिए क्या ही लड़ाई करेंगे। उस वक्त पैलेस्टाइन ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था। यहाँ पर इसराइल, गाज़ा, वेस्ट बैंक जैसा कुछ नहीं था, सब कुछ पैलेस्टाइन ही था। तभी 1915 में वर्ल्ड वॉर 1 छिड़ जाती है और दुनिया के ऊपर कैंसर ब्रिटिशर्स की इस कहानी में एंट्री होती है। Surprise, motherfucker! ब्रिटिशर्स और फ्रेंच अरब क्रांतिकारियों के साथ ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। इसमें ये लोग जूइश से एक वादा करते हैं कि हम तुम्हें तुम्हारा एक सेपरेट देश देंगे और पैलेस्टीनियन से वादा करते हैं कि उन्हें आज़ाद पैलेस्टाइन देंगे। ब्रिटिशर्स ऐसा ही कुछ इंडिया के साथ भी करते हैं। ये वादा करते हैं कि अगर तुम्हारे सैनिक हमारे साइड से वर्ल्ड वॉर 1 लड़ेंगे तो हम तुम्हें बदले में आज़ादी दे देंगे। पैलेस्टीनियंस, इंडियंस और जूइश लोग मासूमियत के चलते ब्रिटिशर्स का साथ देते हैं और उन्हें वर्ल्ड वॉर 1 जिताने में मदद करते हैं। पर अंग्रेज़ हमेशा की तरह लड़ाई खत्म होने के बाद अपनी औकात दिखा देते हैं। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बावजूद भी ना ही पैलेस्टाइन को आज़ादी मिलती है और ना ही भारत को। इसलिए 1918 से लेकर 1947 तक भारत पे और 1948 तक पैलेस्टीन पे ब्रिटिश राज ही कायम रहता है। इसी बीच हिटलर पावर पे आ जाता है और जेनोसाइड करके लाखों जूइश को मौत के घाट उतार देता है। इसलिए कुछ जूइश हिटलर से बचकर भागते हैं और पैलेस्टाइन में बसने की कोशिश करते हैं, पर इस बार पैलेस्टीनियंस मना कर देते हैं क्योंकि अब उनकी खुद की ज़मीन पे संकट आ चुका है। ये पैलेस्टीन में एक इजरायली मूवमेंट को जन्म दे देता है जिसमें सभी इजराइलाइट्स एक तरफ जो कि बेसिकली जूइश होते हैं और बाकी मुस्लिम और क्रिश्चियंस एक तरफ जो कि पैलेस्टीनियंस होते हैं। जाति के नाम पर इस समय तक इंडिया में भी विवाद बहुत बढ़ जाता है, जहाँ कुछ हिंदू, मुस्लिम और सिख एक साथ रहना चाहते हैं तो कुछ एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं और एक नए देश की डिमांड करते हैं। इंडिया में भी इंडिपेंडेंस के लिए बहुत सारे मूवमेंट चालू हो जाते हैं और 1940 तक पैलेस्टाइन भी अपने अलग देश की मांग करने लगता है। अब ब्रिटिशर्स से उनका फैलाया हुआ रायता समेटा नहीं जाता तो वो इस मामले को यूएन को सौंप देते हैं। जी हाँ, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस, जिससे खुद का डायपर बदलते भी नहीं आता है। ब्रिटिशर्स इस बात को जानते थे कि अगर उन्होंने सभी गुलाम देशों को नॉर्मली आज़ादी दे दी तो ये एकजुट होकर उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया में ब्रिटिशर्स ने कई सदियों तक चोरी चमारी करी है और गुलाम देशों को आज़ादी देने पर वो कुछ समय तक मजबूत होंगे और एक समय के बाद ब्रिटेन की औंधा देंगे। तो ब्रिटिशर्स ने अपने लिए एक ज़बरदस्त आइडिया निकाला कि जिस भी देश को आज़ाद किया जाए उसमें 2 प्रोमिनेंट रिलीजन वाले लोगों का बंटवारा कर दिया जाए और 2 अलग अलग देश बना दिए जाएँ।
इससे ये होगा कि दो दुश्मन पड़ोसी देशों का जन्म होगा जो आपस में ही कई सदियों तक लड़ते रहेंगे और ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश यूनाइटेड नेशंस में बैठ के पूरी दुनिया को कंट्रोल करते रहेंगे। अंग्रेज़ों का प्लान सक्सेसफुल होता है और वो भारत को इंडिया पाकिस्तान में और पैलेस्टाइन को इजराइल पैलेस्टाइन में बांट देता है। इसमें से एक बड़ा भारत दो छोटे पाकिस्तान के बीच में होता है और एक बड़ा इजराइल दो छोटे फिलिस्तीन के बीच में। अंग्रेज़ों की एक प्लान स्ट्रैटेजी जिससे फ्यूचर में होने वाले युद्धों में कोई एक पार्ट ख़त्म हो जाए। 1947 में भारत का और 1948 में इजराइल का जन्म होता है। ये देश बहुत छोटा सा होता है पर सभी अरब देशों की इससे खून की लड़ाई होती है। वो अभी भी अपने बीच किसी ज्यूइश को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए 5 अरेबिक देश एक साथ इकट्ठा होकर इजराइल पे आक्रमण कर देते हैं। इजराइल की लड़ाई सच्चाई और अस्तित्व की होती है, इसलिए वो 5 देशों को पटक के मारता है। इंडिया पाकिस्तान के बीच भी कई लड़ाइयाँ होती हैं जिसमें से एक पाकिस्तान खत्म होकर बांग्लादेश और दूसरा पाकिस्तान बवासीर बन जाता है। बवासीर बना दिए हो। अब इस तरह से देखा जाए तो ना इजराइल गलत है ना फिलिस्तीन, क्योंकि इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। अगर वो यहाँ नहीं बच सका तो दुनिया में कहीं नहीं बच सकेगा। और फिलिस्तीन अपनी खोई हुई ज़मीन के लिए लड़ रहा है। जब 5 कंट्रीज़ एक साथ इजराइल पे आक्रमण करती हैं और इजराइल जीत जाता है तो पैलेस्टाइन का नामो निशान ख़त्म हो जाता है। 7 लाख पैलेस्टीनियन लोग रेफ्यूजी बन के अरेबिक कंट्रीज़ में शिफ्ट हो जाते हैं, जिसको पैलेस्टीनियन एक्सोडस भी कहा जाता है। 1967 में अरेबिक देश फिर से इकट्ठा होकर इजराइल पे आक्रमण कर देते हैं। ये जंग 6 दिन तक चलती है और इजराइल फिर से सबको पटक के मारता है। इस लड़ाई में इजराइल गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक और साइनल पेनिनसुला जीत लेता है। पैलेस्टीन के कुछ लोग अब भी इजराइल में बचे रहते हैं जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करते हैं। ये लोग एक आज़ाद पैलेस्टाइन मांगते हैं। पैलेस्टाइन इस ऑर्गेनाइजेशन को एक क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन मांगता है, वहीं इजराइल इसे एक टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर देता है। इससे हमें ये सीखने मिलता है कि जब दुनिया में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है तो वो कुछ देशों के लिए क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे अंग्रेज़ भगत सिंह को टेररिस्ट डिक्लेयर करते थे, पर वो हमारे लिए एक सच्चे क्रांतिकारी थे। हमें इस बात को भी याद रखना चाहिए कि 1947 में भारत पाकिस्तान की आज़ादी के बाद कश्मीर एक इंडिपेंडेंट देश था। पाकिस्तान उस पर कब्जा करने के लिए उसके ऊपर आक्रमण कर देता है। तब कश्मीर इंडिया से मदद मांगता है। इंडिया कश्मीर की मदद इस शर्त पे करता है कि उसे इंडिया के साथ शामिल होना पड़ेगा। मजबूरी में आकर कश्मीर को यही डिसीजन लेना पड़ता है और आधे से ज़्यादा कश्मीर इंडिया के पास और कुछ हिस्सा POK बन जाता है। अब आज की डेट में जब कुछ कश्मीरी लोग आज़ादी मांगते हैं तो इंडिया के लोग कहते हैं उन्हें गोली मार देनी चाहिए, वो टेररिस्ट हैं। पर ये वही लोग हैं जिन्हें इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता होता और बस नकली देशभक्त बनने का नाटक करते हैं। सो बैक टू इजराइल फिलिस्तीन। जिस प्रकार से ईस्ट पाकिस्तान की आइडियोलॉजी अलग होने की वजह से वो बांग्लादेश बन जाता है, गाज़ा स्ट्रिप में रह रहे पैलेस्टीनियंस की आइडियोलॉजी अलग होने की वजह से वो हमास बन जाता है। हमास को दुनिया में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इजराइल को जड़ से मिटाना चाहते हैं और पूरे इजराइल को पैलेस्टीन बनाना चाहते हैं। वहीं वेस्ट बैंक में रह रहे लोग शांतिप्रिय हैं जो डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। 1979 में इजिप्ट इजराइल के बीच एक संधि होती है जिसमें इजराइल इजिप्ट को उसका साइनल पेनिनसुला लौटा देता है। ये दुनिया के सबसे बड़े पीसफुल इवेंट्स में से एक है, जिसकी वजह से इजराइल इजिप्ट के PM को नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाता है। पर 2 साल बाद ही एक एक्सट्रीमिस्ट आके इजिप्ट के PM को गोली मार देता है, जैसे गोडसे ने गांधी को मारी थी। कि तूने भीख में कैसे लिया, इजराइल को मारना चाहिए था। 1993 में इजराइल पैलेस्टीनियंस को टेररिस्ट ना मान के नॉर्मल इंसान मान लेता है और उनको रहने के लिए अपने देश का कुछ हिस्सा दे देता है। पैलेस्टीन के PM यासिर अराफात और इजराइल के PM यत्सेक रबीन के बीच में एक ट्रीटी होती है, जिससे इजराइल और पैलेस्टीन के कुछ एरिया डिसाइड किए जाते हैं कि कौन सा एरिया किसके पास रहेगा और किन एरिया पे दोनों लोगों का कंट्रोल रहेगा। इसका मतलब कुछ पैलेस्टीन का हिस्सा इजराइल के अंदर होता है, कहीं कहीं पे इजराइल और पैलेस्टीन एक साथ होता है और कहीं पर सिर्फ प्योर इजराइल होता है। दरअसल ऐसा करने की नौबत इसलिए आई क्योंकि जब पैलेस्टीनियन एक्सोडस हुआ था तब बहुत सारे इजराइलाइट्स ने पैलेस्टाइन के इलाके में पक्के मकान बना लिए थे और ये ज़मीन इन्होंने बाकायदा अरब शेखों से ख़रीदी थी। पर जैसे तैसे मामला सेटल होता है और पैलेस्टाइन इजराइल का डिवीज़न सक्सेसफुल होता है। पर इजराइल के कुछ एक्सट्रीमिस्ट्स को ये बात पसंद नहीं आती है कि तुमने थोड़ा सा भी इलाका पैलेस्टीन को क्यों दिया, इसलिए 1995 में एक एक्सट्रीमिस्ट यत्सेक रबीन को गोली मार देता है। 1987 में हमास नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी पैलेस्टाइन में डोमिनेंट हो जाती है। ये पॉलिटिकल पार्टी कट्टर मुस्लिम्स की होती है जो चाहते हैं इजराइल को पूरी तरीके से ख़त्म करना। वहीं दूसरी पार्टी का नाम होता है फतेह, जो कि वेस्ट बैंक पे डोमिनेंट होती है। 2006 में हमास बहुत ही छोटे मार्जिन से फतेह से इलेक्शन जीत जाता है, जिसकी वजह से फ़िलिस्तीन में सिविल वॉर शुरू हो जाती है। मतलब एक ही देश के अंदर 2 अलग अलग ग्रुप्स इस तरीके से लड़ते हैं जैसे उन्हें अलग देश चाहिए हो, जैसे पाकिस्तान में हुआ था। 2007 में सिविल वॉर चरम पे पहुंच जाती है, जिसे बैटल ऑफ गाज़ा भी कहते हैं। इस युद्ध के बाद गाज़ा स्ट्रिप पे हमास का कब्जा हो जाता है और वेस्ट बैंक को PLO ऑक्यूपाई कर लेता है। आज की डेट में गाज़ा को ईरान सपोर्ट करता है और वेस्ट बैंक को अरब। तो कई इंडियंस के मन में सवाल आता है कि इंडिया इजराइल को सपोर्ट करता है या फ़िलिस्तीन को। इंडिया दरअसल इजराइल को सपोर्ट करता है पर दिखाता है फ़िलिस्तीन को। इसके पीछे का लॉजिक समझिए।
अगर इंडिया ने यूएन में ये कह दिया कि हम इसराइल को सपोर्ट करते हैं तो इस हिसाब से तो इसराइल की कब्जा की गई ज़मीन इसराइल की, पर इससे दिक्कत ये होगी कि यूएन कहेगा फिर तो पाकिस्तान की कब्जा की गई ज़मीन पाकिस्तान की और चीन की कब्जा की गई ज़मीन चीन की। तो मोदी जी इसराइल में जाके बात करते हैं कि अभी तुम हमें अच्छी क्वालिटी के बम गोला बारूद दे दो, हम उसे पाकिस्तान में पटक के अपना कश्मीर वापस ले लेंगे, फिर जब हमारा कश्मीर हमारे पास आ जाएगा तो हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे और तुम फिलिस्तीन को उड़ा देना। वहीं अमेरिका हमेशा से इसराइल के साथ यूनाइटेड नेशंस में खड़ा होता है, पर हमास नाम की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सारे हथियार भी अमेरिका ही सप्लाई करता है। दरअसल ये हथियार डायरेक्टली सप्लाई नहीं करता, नहीं तो सभी को पता चल जाएगा। ये वो सारे हथियार ईरान तक पहुंचाता है और ईरान समुद्र के रास्ते सभी हथियार गाजा स्ट्रिप तक पहुंचा देता है। इससे ऐसा लगता है कि ईरान हमास को सपोर्ट कर रहा है, पर दरअसल अमेरिका ही इसराइल को सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका ही हमास को सपोर्ट कर रहा है और दोनों साइड से हथियार बेच के पैसा बना रहा है। अमेरिका हमास को 3 लाख रुपए के मिर्ची बम बेचता है जो कि खासा कुछ नहीं उखाड़ पाते, पर इसराइल के पास बहुत हाई टेक्नोलॉजी है। यहाँ से हमास 400 रॉकेट फेंकता है, उधर से इसराइल एक फेंकता है। इसराइल को कुछ नहीं होता और हमास निपट जाता है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। दरअसल अमेरिका जानबूझकर हमास को सस्ते हथियार इसलिए सप्लाई करता है क्योंकि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर ज़्यादा किसी के पास अकल नहीं है। इनको हथियार मिलते ही साथ ही आक्रमण कर देते हैं और फिर इसराइल के पास बहाना आ जाता है इनको कूटने का। इन लोगों के पास रोज़ा तोड़ने का पैसा नहीं होता, 3-3 लाख के रॉकेट होते हैं और इसराइल का 3 करोड़ का। ए साहब कुछ खाने को दो ना साहब। नहीं मैं करूंगा तो कुछ नहीं, बाकी नंगे होके नदी उतार दूंगा तुमको मैं। अच्छा जिससे इसराइल इस लड़ाई को जीत के गाजा स्ट्रिप पे कब्जा कर सके। आज की डेट में अमेरिका इसराइल और हमास के बीच की इस लड़ाई में चिंगारी डालने का काम कर रहा है। इससे होगा ये कि कल को इसराइल के जीतने के बाद अमेरिका अपने मिलिट्री बेसिस इसराइल में बनाएगा और अरेबिक देशों के ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश करेगा। जिस तरीके से एशिया पे नजर रखने के लिए उसने अफगानिस्तान पे अपने मिलिट्री बेसिस बनाए। अमेरिका भारत का दोस्त बनने का नाटक करता है, पर वो पाकिस्तान को भी हथियार सप्लाई करता है। पर पाकिस्तान का दुश्मन अफगानिस्तान है और वो अफगानिस्तान को ही सपोर्ट करता है। तो बेसिकली सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर। ठीक है बड़वे। दुनिया में ताकतवर और अमीर देश हमेशा छोटे और गरीब देशों को आपस में लड़ाकर उसका फ़ायदा उठाते हैं। दोनों तरफ से हथियार बेचते हैं और फिर यूनाइटेड नेशंस में साधु बन के बैठ जाते हैं। अरे बेटा लड़ाई मत करो गंदे बच्चे, न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों बना रहे हो? मत बनाओ, वो बात अलग है, हमने 7000 बना के रखे हैं, पर तुम मत बनाओ। तो इंडिया पाकिस्तान की तरह इसराइल फिलिस्तीन वॉर का सोल्यूशन क्या है? इसका सिंपली एक ही सोल्यूशन है कि दुनिया के सारे इंसान एक साथ खत्म हो जाएं। इसलिए भगवान ने #include कोरोना वायरस करने की कोशिश करी। इस मुश्किल के समय में सभी देशों ने एक दूसरे को ऑक्सीजन दी और जैसे ही कोरोना खत्म होता है ये फिर से एक दूसरे के पिछवाड़े में आलू देने तैयार हो जाएंगे। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई सटीक सोल्यूशन है तो कमेंट करके बताओ। खैर ये सब तो चलता रहेगा, तब तक के लिए लाइक शेयर फॉलो और सब्सक्राइब की बटन पे करो प्रहार और अंग्रेज़ों की 3 बार